हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो कंटिन्यूअसली चर्चा कर ही रहे हैं हम लोग और हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक दीक्षित। आज लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कुछ चीजें बची हुई हैं तो उनको फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल की सीरीज को आगे प्रोसीड करेंगे पार्ट 3 में। तो बात ये है कि देखो, लॉर्ड वेलेस्ली ने आपको रिवाइंड करें अगर हम लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है तो देखो जाकर के, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हमने सहायक संधि का डिस्कशन किया, बंगाल का शेर कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ में और भी घटनाएं घटी। सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सहायक संधि। तो अब कंडीशन ये आ जाता है सहायक संधि। सहायक संधि तो सर इसको बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि अगर हम बात करें सर, सहायक संधि के तहत अगर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग राज्यों को शामिल किया गया, जिनमें से सबसे पहले सहायक संधि पर साइन करने वाला जो राज्य सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले किसने साइन किया था? सर हैदराबाद ने किया है, तो याद रखना हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि साइन किया। कब किया सर? 1798। 1798 में सहायक संधि पर हैदराबाद ने साइन कर लिया और उसको स्वीकार कर लिया। तो पहला राज्य आपका हैदराबाद है। इसके बाद आपको याद है मैसूर में सर टीपू सुल्तान की डेथ होती है सर 1799 में, तो सर मैसूर को भी मिला लिया जाता है 1799 में। क्लियर? अवध को भी मिला लिया जाता है सर। अवध को मिला लिया जाता है कब? अवध को मिला लिया जाता है सर 1801 में। तो ये बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मराठा भी शामिल हो जाते हैं, मराठा और मराठाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। 1803 बोल सकते हो, 1802 और 1803 मिलता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया लगती है। तो कहीं ना कहीं टॉप 4 आपकी स्टेट है जो सहायक संधि के तहत जिन्होंने अपने आप को शामिल कर लिया। पहला राज्य आपका हैदराबाद है, मैसूर, अवध एंड मराठा। दीज आर द स्टेट जो सहायक संधि के तहत शामिल हुए। अब इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड कुछ फैक्ट और भी हैं। तो पहली कंडीशन आपको याद रखना है कि सर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे, जिनमें से आखिरी जो हुआ है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 में, तो आप लिख लीजिएगा फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। किस साथ? गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध ये तो हो रहा है सर, युद्ध हुआ। क्लियर? अच्छा, और क्या हुआ इसके टाइम पीरियड में? भाई साहब, इसके टाइम पीरियड में आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है। द्वितीय सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पीरियड हो रहा है सर? इसी गवर्नर से। सीधा सीधा प्रश्न आते हैं भैया, सीधा सीधा प्रश्न आते हैं। एक बार आप पढ़ लो ईमानदारी से। एक बार अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली। इतिहास एक ऐसा विषय है जो कभी बदलेगा ही नहीं ना, तो क्यों ना आप इतिहास पे कमांड बना लो और जिंदगी भर के लिए रोने से बचो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भैया, आना है। फिक्स है कि ये सर आंग्ल मैसूर ये तो हो चुका है ना सर, अब दोबारा तो नहीं बदलेगा ना, तो ये तो फिक्स है ना कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। तो बस यही चीजें कुछ समझने हैं आपको समय के साथ में, और अपने मेंटल लेवल को बढ़ाओ। वही फैक्ट में घुसे जा रहे हो, बेसिक वही आपकी स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन में आना नहीं है। फिर कहते हो हमने पढ़ा इतना, जीएस में कुछ समझ में नहीं आता है क्या आ गया एग्जाम में, इसीलिए नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब रट्टू तोता नहीं चाहिए ना लोगों को। गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो सर, वो आपको 40,000 50,000 दे रहे हैं सर, रट्टू तोता थोड़ा लेना उनको और लगे हो आप उसी की तैयारी करने में। तो आपको चीजें समझनी है। क्लियर? अच्छा, साथ ही साथ इसने 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, में फोर्ट विलियम की स्थापना की। कॉलेज था एक तरह से, ट्रेनिंग सेंटर था ये, याद रखिएगा, ट्रेनिंग सेंटर था की स्थापना की। तो ये भैया थोड़ा थोड़ा याद रखना। ये लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हमने छोड़ दी थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब आगे का आपका पोर्शन क्या है? नेक्स्ट हमारा जो गवर्नर आता है, हमने 1798 से 1805 तक के लिए देख रखा था, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। भैया अगला आएगा
सर जॉर्ज बालो, लॉर्ड जॉर्ज बालो, कुछ भी कहे इसको, ठीक है। अब इसको अगला लिखिएगा जॉर्ज बालो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे सारी चीजें, कोई बहुत कठिन नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आएंगी चीजें या आप नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस करने का साहस और क्षमता होनी चाहिए। साहस और जज्बा दो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा और साहस है वो सर दशरथ मांझी भी बन सकता है और एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है। एक आम घर से निकला हुआ लड़का, आम घर से, जो नाव चला करके खेकर अपने दैनिक जीवन का गुजारा कर रहे हैं, जिसका परिवार सुबह अखबार भी बेच रहे हैं और अपने पिता के साथ वो बच्चा अखबार बेचने भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, नाव में इस पार से उस पार तक छोड़ कर जाता है लोगों को, सवारियों को, और जब तक वो दर्शन करके वापस आते हैं रामेश्वर मंदिर से तब तक वो नाव में बैठकर पढ़ाई करता है। और वो व्यक्ति जिसका सपना सेना में एक अधिकारी बनने का था, एनडीए के माध्यम से सेना में जाने का था, वो देश का राष्ट्रपति बनता है और सभी सेनाओं का कमांडर। ये होते हैं सपने। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि सपने इतने बड़े देखो, इतने बड़े देखो कि फिर आपको पछतावा ना करना पड़े। खूब बड़े सपने देखो, खूब सारे सपने देखो। सपने ही जब छोटे देखोगे तो तुम्हारा लक्ष्य बहुत छोटा होगा, इसीलिए लक्ष्य बड़ा रखो। उन्होंने कहा मिले ना मिले उसकी तुम चिंता मत करो, लेकिन लक्ष्य बड़ा रखो। ऊपर वाली सीढ़ी नहीं मिलेगी, दूसरे नंबर वाली मिलेगी तुमको। और उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, ये जिंदा दिमाग समझ सकते हैं लोग, लेकिन हिंदुस्तान में सर 80% लोग मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग, जिनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको बस एक आम जीवन चाहिए, उनको एक आपकी घर हो, उनका एक छोटा सा एक कार हो, उनकी शादी हो जाए, उनके बीवी बच्चे हो, बस इतना इनको चाहिए। ये मरे हुए लोग हैं, जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ पा रहे सर। आपको इतिहास रचना है सर, आपको कुछ बड़ा करके दिखाना है, यही तो उद्देश्य है ना आपका। तो उन सारी चीजों को भी आपको रखना है समेट करके। सिर्फ ये नहीं है आपके जीवन में कि आपने इतना किया, बस हो गया, चले सफलता मिल गई, आपका सिलेक्शन हो गया, बस हो गई लाइफ। आपको कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। चलिए, तो हम लोग अगला बात करने जा रहे हैं जॉर्ज बालो के बारे में, जॉर्ज बालो के बारे में। चलिए, जॉर्ज बालो के बारे में। सर जॉर्ज बालो का टाइम पीरियड ज्यादा नहीं लंबा है, लेकिन 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक का मिलता है। 1805 से लेकर के 1807 तक मिलता है जॉर्ज बालो का टाइम पीरियड। क्या इन्होंने किया जॉर्ज बालो ने, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जॉर्ज बालो के टाइम पीरियड में क्या हुआ? पहली कंडीशन तो 1806 में आपका एक विद्रोह होता है, वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1806 में क्या हो रहा है? धार्मिक आधार पर धारक लिख दिया मैंने, आधार, हिंदी मेरी कहीं काफी ज्यादा अच्छी है। धार्मिक आधार पर सेना में विद्रोह, विद्रोह किसमें? सेना में विद्रोह, सेना में विद्रोह, धार्मिक आधार पर, रिलीजियस। कैसा विद्रोह? कारण क्या था विद्रोह का? सेना में बताया गया जो भी शामिल हो जाएगा वो कान में बाली नहीं पहन सकता। अरे भैया, अब धार्मिक चीजें उस समय मान्यताएं थी, लोग बाली पहनना, तिलक लगाना, धर्म से जुड़े हुए लोग थे। अब उनको अगर आप रोकोगे तो फिर क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो यहां लिखिएगा कारण क्या है साहब? कारण कह रहे हैं कि सर कान में बाली ना पहनना, कारण पहनना, कान में बाली ना पहनना। दूसरा कारण क्या करें? तिलक नहीं लगाना भैया। अब हिंदू परंपरा में तो तिलक लगाना सर हमारे परंपरा थी, हमारा धार्मिक वो है, कर्मकांडों में से तिलक ना लगाना। कह रहे ये नहीं लगाओगे, कारण तो भैया उन्होंने कहा कि ठीक नहीं लगाएंगे, हम विद्रोह कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। सर क्या हो गया? सर विद्रोह हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये महत्वपूर्ण आपका वजह है जिसकी वजह से आपका विद्रोह हुआ, इसको ध्यान में रखना है। और याद रखो यार, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का उद्देश्य। आपका लाइफ यार छोटा थोड़ा ना है। 21 साल का लड़का अरबपति हो सकता है, आप क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो। मैं ये नहीं कहता 21 साल में करना है, लेकिन आपको टाइम लग सकता है चीजों को समझने में, इसलिए कहते हैं नॉलेज इनरिच करो।
महात्मा बुद्ध महान इसलिए नहीं है कि सर महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने अंदर अपने आप में ज्ञान का सार भर रखा है, भंडार है उनका, इसलिए महान बने। महात्मा की उपाधि गांधी को मिलती है, सर महात्मा होता है क्या? महान आत्मा। अब सोचो जिसको महात्मा कह दिया जाए, महान आत्मा, जिसने आत्मा पे काबू कर रखा है, अपने क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना, सब कुछ पता है और अपने तय अनुसार करते हैं। आपको पता ही नहीं सर, 5 मिनट आप आते हो इंस्टा चलाने के लिए 1 घंटे चलाते रहते हो, आपको खुद ही नहीं पता, खुद पे काबू नहीं है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, यहाँ पे खुद पे काबू नहीं है सर। आप यूट्यूब में कुछ भी देख रहे हो, 2-2 घंटे लगे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप तय करोगे हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, फिर कार्य करो। चलिए बात करते हैं। तो हमारा जाट वालों के बारे में बात किया, यहाँ पर धार्मिक आधार पर विद्रोह किया गया 1806 में, यही एक महत्वपूर्ण घटना है। कारण क्या था हमारा धार्मिक आधार पर विद्रोह का? कान पर बाली ना पहनना, कान ना पहनना, अरे सॉरी कान ना पहनना क्या होता है? कान पर बाली ना पहनना, कान पर बाली ना पहनना, पर बाली ना पहनना, ठीक है ना, बाली ना पहनना, ये अलाउड नहीं था पहनना, और तिलक ना लगाना, इसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया सर? विद्रोह कर दिया। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। अगला हमारा गवर्नर आएगा कौन सर? लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो जरा इसके बारे में भी लिख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो भैया, लॉर्ड मिंटो प्रथम महत्वपूर्ण साहब, महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम कब से कब तक है? 1807 से लेकर के 13 तक। कब से कब तक है साहब? 1807 से लेकर 1813 तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम, प्रथम इसलिए क्योंकि सर फिर आएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये कब आता है सर? ये आपको मिलेगा सर 1909 का जब आता है मार्ले मिंटो सुधार। तो मिंटो का मतलब वही अभी बताएंगे बाद में, मार्ले मिंटो क्या है, चेम्सफोर्ड आपका सुधार जो आता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बहुत आसान है, बहुत आसान है, दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, बस फर्क इतना है कि जो चीज आपको आती है वो आपके लिए सरल है, और जो चीज आपको नहीं आती है वो आपके लिए कठिन है। सामने वाले को जो आती है वो आप उसके लिए सरल है। आपको बाइक चलाना आता है, आपके लिए बहुत आसान है, आप एक हाथ छोड़कर भी चला सकते हैं, हो सकता है 2 हाथ छोड़कर चला लें। लेकिन जो साइकिल भी नहीं चला पाता उसके लिए साइकिल चलाना भी बहुत कठिन है। बहुत ही सिंपल है सर फंडे जीवन के, लाइफ के फंडे बहुत सिंपल हैं। चलिए लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम पहला कंडीशन। लॉर्ड मिंटो प्रथम के लिए सबसे फेमस चीज क्या है? इसके टाइम पीरियड में क्वेश्चन बनता है, इसके टाइम पीरियड में अमृतसर की संधि हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिखिएगा। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में 1809 ईस्वी में क्या हो रहा है सर? अमृतसर की संधि हुई है, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि हुई, अमृतसर की संधि, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अमृतसर की संधि के लिए करता क्या है? किसके साथ हो रही? राजा रणजीत सिंह के साथ। किसके साथ में? राजा रणजीत सिंह के साथ में। तो लिखिएगा अमृतसर की संधि के लिए लॉर्ड मिंटो ने किया क्या था? इसके आगे पॉइंट में स्टार बना के लिख दे रहा हूं। इसने चार्ल्स मेटकॉफ को, मेटकॉफ बाद में गवर्नर बनेगा, क्या करिए आपका, चार्ल्स मेटकॉफ को, मेटकॉफ को इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम ये भी है। चार्ल्स मेटकॉफ को राजा, चार्ल्स मेटकॉफ क्या कर रहा है सर? रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह के दरबार में इसने भेजा था, राजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, और इसके बाद इसने अमृतसर की संधि की, विद्रोह हो रहा था ना उस दौरान, तो काफी कुछ हुआ, तो उसी के आधार पर बस आपको ये ध्यान रखना है। तो राजा रणजीत सिंह के दरबार में जो भेज रहा है, तो किस लिए भेज रहा है सर? इस संधि के लिए भेज रहा है। तो ये ध्यान में रखना, चार्ल्स मेटकॉफ को राजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा, ये आपको ध्यान में रखना है।
साहब मैंने इतनी चीजें इस पर डिस्कस कर ली हैं, इतनी चीजें हमने इस पर डिस्कस कर ली हैं कि आप ये मान के चलिए कि आपका हिस्ट्री का पोर्शन आपका अच्छा खासा पीसेस लेवल तक के क्वेश्चन आप कवर हो रहे हैं इसमें, पीसेस लेवल तक क्वेश्चन, इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन। ये किसके टाइम पीरियड में हो रहा है? लॉर्ड मिंटो के प्रथम काल के हो रहा है, लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में हो रहा है। अगला इससे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनिए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट। सर द्वितीय चार्टर एक्ट कब आता है? सेकंड चार्टर एक्ट कब आया? सर सेकंड चार्टर, पहला कब आ रहा है? 1793, और 20 वर्षों के बाद आता है कौन सा चार्टर एक्ट? द्वितीय। तो दूसरा चार्टर एक्ट कब आ रहा है? दूसरा चार्टर एक्ट आ रहा है साहब कब? आपका 1813 में। तो वो इसी के टाइम पीरियड में आता है, वो इसी के टाइम पीरियड में आता है, लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पीरियड में, 1813 ईस्वी में। क्या आ रहा है सर? द्वितीय चार्टर एक्ट आ रहा है। सेकेंड चार्टर एक्ट आया, किसका टाइम पीरियड में आ रहा है सर? द्वितीय चार्टर एक्ट आया, किसके टाइम पीरियड में? इसी टाइम पीरियड में। इसमें हुआ क्या? इसमें क्या किया गया? शिक्षा में 1 लाख प्रश्न, आप सॉरी इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सर आपका 2018 है या 2018 और 19 में से कोई एक है। आईएएस में प्रश्न आया था, यही वाला आईएएस के एग्जाम में प्रश्न आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखेगा। पूछा गया था चार्टर एक्ट संबंधित है 1813 ईस्वी में सेकंड चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा में, एजुकेशन में, शिक्षा में 1 लाख रुपए, सबसे पहली बार, इससे पहले शिक्षा में इतना पैसा कभी नहीं खर्चा किया गया। 1 लाख रुपए ऐसे बना देता हूं, रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, किया गया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या? शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 में, जो चार्टर एक्ट आया। उस समय गवर्नर कौन है सर? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम है सर उस समय गवर्नर। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही है? नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी, नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो फटाफट, नोट करो इसको जल्दी से, मैं आगे बात करता हूं इस पे, नोट करिए जल्दी जल्दी इसके। चलिए अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, सीधे नोट भी कर लिया होगा आपने। चलो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब आएंगे भैया हेस्टिंग भाई साहब। हेस्टिंग भाई साहब पड़ोसी हैं, मान के चलिए आपके हेस्टिंग भाई साहब आ रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, सिर्फ हेस्टिंग है। दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। आपको लगेगा हेस्टिंग पढ़ा होगा, ऑप्शन में पूछा गया होगा वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड, आप तुक्का मारोगे, सॉरी तुक्का तो नहीं मारोगे, टिक करोगे और फिर गलत हो जाएगा सर। आप तो कहोगे हमने तो सही किया था भैया, सही किया तो क्या तुमको एग्जाम वालों से दुश्मनी है? कोई दुश्मनी तो नहीं है ना तुम्हारी कोई पर्टिकुलर। अब पाकिस्तान चाइना की तरह युद्ध तो लड़ नहीं रहे तुमसे, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। तो अगला हमारा जो है गवर्नर वो है लॉर्ड हेस्टिंग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसीलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन 1813 से लेकर के इसका टाइम पीरियड है 13 से 23। क्या टाइम पीरियड है? 23, 10 वर्षों तक लगभग आपका रहता है। 1813 से लेकर के 23 तक आपका इसका टाइम पीरियड है लॉर्ड हेस्टिंग का। समझ में आ रही बातें अच्छे से? चलो अब 1823 है इसका टाइम पीरियड। तो यार एक चीज समझो, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी हम सब यहां पर समझेंगे। पहली कंडीशन इसके बारे में यह श्रेय माना जाता है कि इसने पिंडारियों का दमन किया। आपने मूवी देखी होगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में पिंडारियों के बारे में बताया गया है, और वो पिंडारियों का दमन करने वाला जो शासक है ना साहब, गवर्नर है जो साहब, वो हेस्टिंग है। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग अंग्रेजों का सामान चुरा लेते थे, लूट लेते थे, इसलिए पिंडारियों को इन्हें दमन करना पड़ता है। तो यहां पर आप लिखिएगा इनके बारे में जो फेमस है, नेपाल युद्ध भी, वो सारी चीज बात करेंगे। पहली कंडीशन लिखिएगा, पहली कंडीशन अब ऐसे लिखिएगा पिंडारियों का दमन के बारे में आपका लॉर्ड हेस्टिंग है उसमें।
इसने पिंडारियों का दमन किया। पहला फैक्ट, पिंडारियों का दमन किया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनता है साहब, पिंडारियों का दमन किया इसने, तो एक बहुत ही फेमस नाम आता है टॉमस हिस्लोप या हिस्लोप सीधा, किसकी सहायता से किया, यह प्रश्न आता है, एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। इसके लिए अगला लिखिएगा, पिंडारियों का दमन किया टॉमस हिस्लोप की सहायता से। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। टॉमस हिस्लोप की सहायता से, नाम आपको हिस्लोप याद रखना बस, हिस्लोप की सहायता से, टॉमस हिस्लोप की सहायता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं मार सकते आप इसके लिए। आई थिंक ये समझ में आ गया। चलो अगला पॉइंट हमारा पिंडारियों का दमन। अब दो ही फैक्ट समझना, पिंडारियों का दमन किसने किया सर? लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसकी सहायता से? टॉमस हिस्लोप की सहायता से। क्लियर, यू गॉट द पॉइंट। अगला आता है सर, इसके शासनकाल में नेपाल युद्ध भी हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध। क्या हुआ सर? इसके टाइम पीरियड में आंग्ल नेपाल युद्ध हो रहा है। इसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। क्या हुआ सर? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, नेपाल युद्ध हुआ। क्या हुआ साहब? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब तक चलता है सर? 1814 से लेकर के 16 तक। और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सगौली की संधि कब हुई, इसका संबंध किससे है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला जो बनता है भैया प्रश्न, वो याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध जब समाप्त होता है तो सर इसी के लिए सगौली की संधि की गई, या सगौली की संधि के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हुई, ये भी कह सकते हो। तो अगला लिखिएगा, 1816 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1816 ईस्वी में सर क्या हो रहा है? सगौली की संधि हो रही है, सगौली की संधि हो रही है, सगौली की संधि। और इस युद्ध, इस संधि के तहत सगौली की संधि हुई, और इसी के साथ क्या हो रहा है सर? इसी के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध की समाप्ति, कौन से युद्ध की? आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति, याद रखिएगा। क्लियर, युद्ध की समाप्ति हो रही है सगौली की संधि के तहत, आपका 1816 ईस्वी में हो रही है। आपको ये सारे फैक्ट यहां रखने हैं। कहां रखने? दिमाग में रखने हैं, कॉपी में सिर्फ नहीं रखना है सर। पढ़ने का मतलब ऐसे पढ़ो कि सर यहाँ पे हो। क्लियर, आपका दिमाग में सब कुछ होना चाहिए। हमने क्या क्या बात किया लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में? पिंडारियों का दमन का शासन किसके काल में जाता है? वो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। सब पिंडारियों के दमन के लिए उसने किसकी सहायता ली? टॉमस हिस्लोप की सहायता ली। टॉमस हिस्लोप की मदद से उसने पिंडारियों का दमन किया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में उन्हीं का वर्णन मिलता है आपका। ठगी प्रथा का अंत किसी और ने किया है, वो भी बात करेंगे। ठगी प्रथा भी है, वो भी एक है, उसके बारे में भी है सर। इसके बाद आता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ। सगौली की संधि कब हुई? 1816 में हुई। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। वह सगौली की संधि के किस क्या परिणाम थे? आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति। अब साहब इतने सारे फैक्ट अगर आपने पढ़ लिए हैं तो भैया क्या दिक्कत होने वाली है? नोट करो जल्दी से, नोट करो, फटाफट नोट करो। मैं साइड हो रहा हूं, नोट करो जल्दी से। और पढ़ते रहिए फटाफट, तेजी के साथ में पढ़ते रहिए। क्लियर, पढ़ते रहिए फटाफट। आई थिंक नोट कर लिया होगा। पढ़ते रहिए इसको, चीजों को। अगला हम बात करते हैं लॉर्ड एमहेस्ट। क्या है सर? लॉर्ड एमहेस्ट। लॉर्ड एमहेस्ट अगले हमारे गवर्नर होंगे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 23 में खत्म हुआ है, तो इनका टाइम हेस्टिंग का, तो उनका कब आएगा? 23 से शुरू हो जाएगा। और खत्म कब हुआ वो तो हमें याद ही नहीं करना है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक तो बहुत ही खतरनाक गवर्नर था, मतलब बहुत ही अच्छा गवर्नर था। मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचारों में
और उसका टाइम पीरियड तो सबको पता होता है, 1828 में वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। तो भैया इसका मतलब इनका टाइम पीरियड 28 में खत्म हुआ होगा। तो यहां से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका थोड़ा सा लिखने में एमहर्स्ट देख लेना, थोड़ा सा एमहर्स्ट लिखने का यही है तरीका, हिंदी में एमहर्स्ट लिखते हैं, हर्स्ट, हाँ ठीक है, चलो जो भी है हिंदी में एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। 1823 से लेकर के 28 ये इनका टाइम पीरियड है, 1823 से लेकर के 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका पहला तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर एक प्रश्न बनता है 1824 ईस्वी। अब आपको याद आ गया होगा साहब, 1824 आपको याद आ गया होगा। क्या हुआ है सर? सैनिक विद्रोह होता है। कहां पर? बैरकपुर छावनी पर। 1824 में सैनिक विद्रोह फिर हुआ है सर। यहाँ पे सैनिक विद्रोह क्या हो रहा है सर? सैनिक विद्रोह हो रहा है सर। कहां पर होगा सैनिक विद्रोह? बैरकपुर छावनी। कहां हो रहा है? बैरकपुर छावनी में। कोई फालतू की बात नहीं, सीधा पढ़ाई, कोई फालतू की बात नहीं, सीधा पढ़ाई। हाँ, जो मतलब की बात है, जो आपके लिए फायदे की बात है, उसकी बात करेंगे हम समय के साथ साथ में। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में सर क्या हो रहा है सर? विद्रोह। कारण बताइए क्या है सर? कारण वही है कारण। पहला तो तिलक लगाने से मना करने पर, तिलक न लगाने के लिए, तिलक न लगाने के कारण कह सकते हो। मना जब किया ना अंग्रेजों ने कि तिलक नहीं लगाना है सर सेना में, अगर आप शामिल हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने विद्रोह किया। दूसरा महत्वपूर्ण, समुद्र पार जाने से इनकार। उस समय ये माना जाता था कि अगर समुद्र पार आप जाएंगे तो भैया आप क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। जाने से इनकार, ये धर्म में है। तो ऐसा कहते हैं लोग, धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता, लेकिन परंपरा थी, कर्मकांड थे, जो भी हमारे रीति रिवाज थे कि जो भी व्यक्ति समुद्र के पार जाएगा, विदेश जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। अब सेना में जो लोग थे उनमें समुद्र पार ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, तो यही कारण है कि लोगों ने विरोध किया इसका। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट, ये तो आपका हो गया था सैनिक विद्रोह। और दूसरा लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पीरियड में एक और घटना होती है 1824 में, या एग्जैक्ट आपका 24 या 25 है, आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज। आपका प्रथम बर्मा युद्ध होता है। बर्मा युद्ध हुआ, बर्मा युद्ध हुआ 1824 या आई थिंक है 24 या 25 है, एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्ट नहीं है, 25 या 26 ऐसे हो जाएगा, एग्जैक्टली क्लोज है 1826 या 25 ऐसे कुछ है, समथिंग लिटिल बिट। 1825 से 26 से लेकर के प्रथम बर्मा युद्ध होता है, प्रथम बर्मा युद्ध। तो आपका ये तो लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में था, और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण इनके टाइम पीरियड में नहीं है। और काफी कुछ समय हो चुका है, तो हम लोग यहीं पर आज रोकेंगे। अगला जो गवर्नर होगा ना सर, देश के लिए काफी महत्वपूर्ण गवर्नर था। क्यों गवर्नर महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि अगला गवर्नर आ रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना साहब, वो सर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सती प्रथा का अंत उन्हीं के टाइम पीरियड में हो रहा है, ठगी प्रथा का अंत उन्हीं के टाइम पीरियड में हो रहा है। बहुत सारे सुधार किए और एक सुधारवादी गवर्नर के रूप में आते हैं। वो शिक्षा पे अच्छा काम करना चाहते थे, वो सिविल सेवा की शुरुआत में ही मदद करना चाहते थे कि भारत में इसका आयोजन हो और शुरू किया जाए। लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खाते रहिए, और दबा के सोते रहिए, पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।